ओके तो अभी है ना, हमने टेस्ट अभी तक 1 2 3 अप टू 11 तक कल डिस्कस किया था। ये टेस्ट नंबर 12 है। हालांकि इसमें है ना, ये यूनिट वाइज टेस्ट है, इसमें 30 क्वेश्चन का टेस्ट है ये। तो फिर भी बताओ, 2 टेस्ट का रख सकते थे आज हम, तो फिर भी देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से ये लिखने में सही दिख नहीं रहा है ना, क्या इसमें सही से बनाया नहीं है, ये अपलोड करने में प्रॉब्लम है ना। पहला किसी को डाउट, किस क्वेश्चन में डाउट है? तो 2 4 6 ये तो एक्सपोनेंशियल लैम्ब्डा वाला ना। नेक्स्ट, तो ये 2 नंबर है। अच्छा, तो ये बोला ना अपलोड करने में ना कुछ दिक्कत हो जा रहा है इसमें। जैसे क्या है टेस्ट ये, हाँ ये क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है कि x यूनिफॉर्म है किस सेट पे, -n से +n, -n +1 डॉट 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 -1 0 1 2 डॉट 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 अप टू n, यही है ना। तो x जो है यूनिफॉर्म है -n से +n पे। और यहाँ मुझे जहां तक समझ आ रहा है, ये 2 यहाँ पे ऐसा दिख रहा है इसमें, लेकिन ये क्या था, x² था, x² ही होगा। तो y बराबर x² रहा होगा। तो पूछ रहा है क्या है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स वाई, पूछ रहा है आपसे। तो मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड x² पूछ रहा है आपसे। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड x², तो इसको आप ब्रेक करेंगे तो फॉर्मूला लगा लीजिए। तो कोवेरियंस बिटवीन x एंड x² अपॉन रूट अंडर वेरियंस x इंटू वेरियंस x²। अब इसको भी ओपन कर लीजिए। तो जब इसको आप ओपन करेंगे तो क्या होगा, इक्वल टू कोवेरियंस, तो ये e ऑफ x³ माइनस ex इंटू ex²। तो यहां से हो गया e ऑफ x³ माइनस ex इंटू ex² अपॉन, अच्छा ये जो यूनिफॉर्म है डिस्क्रीट सेट पे, जिसमें टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 2n + 1 पॉइंट्स हैं, तो क्या आप इसका मीन वेरिएंस निकाल सकते हैं? तो चेक कीजिए क्या आएगा। तो e ऑफ x³ क्या आ जाएगा इसमें, तो ऑड है ना, ऐसे मुझे लग रहा है ex 0 आएगा, ex³ भी 0 आएगा, ऐसा है। तो ये डिनोमिनेटर कुछ भी हो, क्या ही प्रॉब्लम है, तो 0 ही हो जाएगा। सो वेरिएंस ऑफ x इंटू वेरिएंस ऑफ x² है, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म है -n से +n पे, तो इसका मीन 0 आएगा और ये भी 0 ही हो जाएगा, तो इसीलिए 0 है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्चुअली वो थोड़ा लिखना आपको दिख रहा होगा वैसा प्रॉब्लम, -n से +n तक सारे नंबर है, -1 0 1 एंड सो ऑन। और उधर y बराबर x², पता नहीं इसमें कैसे दिख रहा है, वो ओरिजिनल पेपर में पता नहीं कैसा दिखा होगा। तो y बराबर x² है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट x एंड y निकालना था, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है 2 के बाद 4 6 7 9, तो 3 4, ये 4 है। तो हाँ, तो 4 कह रहा है कि क्वेश्चन 4th है कि अ फेयर डाई इज रोल्ड repeatedly until we get a 6। तो है ना, एक डाई को तब तक रोल किया आपने जब तक 6 ना आ जाए। तो फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रोल्स कंडीशनड ऑन द इवेंट दैट नन ऑफ द प्रीवियस रोल्ड yielded एन ऑड नंबर। तो मतलब एक इवेंट है, मान लीजिए E और दूसरा है F, ठीक है। सो फेयर डाई इज रोल्ड repeatedly until we get a 6।
तो मतलब ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, ज्योमेट्रिक है ना। तो नंबर ऑफ rolled repeatedly until we get a 6, तो 6 getting 6 is a success, तो number of trial to get first success या before first success till we get first success, वो भी काउंट होता है ट्रायल ना, तो till we get first success। तो ये है f दे रखा है, conditions on the event that none of the previous rows yielded an odd number, उससे पहले कोई odd number आया नहीं आया, so no odd number है ना comes, ये हो गया। तो आपसे पूछ ये रहा ना यहाँ पे, और x है नंबर ऑफ ट्रायल टू गेट 6 या नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट 6 या नंबर ऑफ रोल्स है ना, रोल्स गेटिंग 6। तो ये पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन f, ऐसा कुछ। फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रोल्स है ना, तो x है नंबर ऑफ रोल्स टू गेट द फर्स्ट 6 कंडीशंस ऑन द इवेंट दैट नन ऑफ द प्रीवियस यील्डेड एन ऑड नंबर, तो उससे पहले ऑड नंबर नहीं आया। स्किप करते, बहुत टाइम दे दिया इस पे हमने, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इसका चेक करते हैं, 3 आएगा 3/2 आएगा, ठीक है ना, तो ये 3 या 3/2 आएगा, वो प्रॉब्लम है। सब में अपॉन 2 ही लगा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या था, ये कौन सा है, 4 नंबर था। 4 के बाद है, चलो 4 6 7 9 है ना, 6, तो ये 6 है, हाँ 6 कह रहा है कि x be a geometric random variable with parameter p, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x क्या आएगा, ये तो निकालना पड़ेगा आपको। तो p कुछ फिक्स कर दो ना, जैसे मान लो p में क्यों करना तुम्हें, तुम कुछ p एज्यूम कर लो 1/2 1/3 टाइप का कुछ, और उसके हिसाब से मैच कर लो क्या आता है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इसमें कौन सा वाला ज्योमेट्रिक है, क्वेश्चन ये भी है कि ज्योमेट्रिक कौन सा वाला हम ले रहे हैं, इसमें दिक्कत है ना। जैसे अभी अगर तुम ये, चलो यही वाला केस ले लो, q की पावर x-1 इंटू p, तो लिखा है इसमें है ना, तो यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x क्या, तुम्हें अब इसको सीरीज को सॉल्व करना पड़ेगा 1/x टाइम, हाँ अब सीरीज को सॉल्व करना पड़ेगा, और क्या है, तो सॉल्व हो जाने में क्या दिक्कत है, लॉग में नहीं आ जाएगा ये, अगर तुम पीक हटा लो। सर नीचे तो 1 - p है, वो नहीं आ रहा है, बाकी तो ऊपर वाला p log की तो आ रहा है। अच्छा देखो, इसे p बाहर किए तो ये बन गया समेशन q की पावर x-1 अपॉन x फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। तो अभी x, तो मतलब x-1 को अगर तुम, ओके तो x-1 0 से स्टार्ट है, क्या हुआ, सीरीज का सम निकालो थे, जैसे सम निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है नहीं, वो p बाहर आ जाएगा, फिर 1 + q/2 q²/3 q³ ऐसे आ जाएगा। हाँ तुम एक काम करो, p अपॉन q को ऐसा लिख दो, और अभी क्या हो गया तुम्हारा, x फ्रॉम 1 से इंफिनिटी, एक q को बाहर कर लो तो q की पावर x अपॉन x, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, हाँ लॉग का फॉर्मूला देखो, लेकिन लॉग में कहां से स्टार्ट होता है सपोर्ट, log 1 + x का एक्सपेंशन क्या है बताओ कोई, या 1 - x का जानते हो तुम लोग, 1 + x का x - x²/2 x। अच्छा log 1 + x का जो एक्सपेंशन है,
सर माइनस में 1 प्लस के x रखते हैं log 1 तो वो सर पूरा प्लस आ जाता है माइनस log से पहले माइनस तो तुम ये कह रहे हो log 1 माइनस एक्स लिखे तो क्या होगा? सर माइनस लॉग 1 माइनस x लेना पड़ेगा सर। हाँ अभी चलो ठीक है, माइनस बाहर कर दिया। अब ये क्या होता है? समेशन x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है इसमें? 1 से 1 फैक्टोरियल नहीं होता सर आर। हाँ सॉरी, हाँ जस्ट यहाँ पे वो एक्सपोन e की पावर x में होता है ना, तो r फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, तो मतलब यहाँ से ये हो गया समेशन x की पावर r अपॉन r फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इज माइनस log 1 माइनस x। ओके चलो इसी को यहाँ फिट करते हैं। देखो तो अब देखो ध्यान से, मैंने q माइनस एक्स था ना तो बाहर कर लिया, तो अभी ये है तो ये कुछ ऐसा हो गया p अपॉन q, और ये हो गया माइनस में log 1 माइनस q आ जाएगा। ये आ जाएगा जी, चेक करो तो कितना बना ये माइनस बाहर p log p अपॉन 1 माइनस p, चेक करो सही हो गया ना। तो एक्चुअली यहाँ पावर x माइनस 1, यहाँ x है, दोनों को इक्वल बनाओगे ना, तो इक्वल बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक q को बाहर निकाल दिया, q की पावर x अपॉन q बाहर निकाल दिया, तो हो गया। ठीक तो है, देखो आ गया ये। ठीक है, तो ये जो है एक्सपेंशन है माइनस log 1 माइनस q का। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका, तो ये था 6 नंबर। 6 के बाद है 7 8, 7 में था ना, 7 9 भी किसने पूछा था, 7 9 हाँ। तो ये है 7, कह रहा है कि a total of 2n people consist of a married couples are randomly divided into n pairs and arbitrary number of women है। Let wi denote the event that I is paired with husband। तो कैलकुलेट द wi। अच्छा, सो प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है ये, wi गिवन wj, ये कुछ बीच में वाला टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, ये क्या है? नहीं बीच में क्या है, गिवन का क्या मतलब है? wi गिवन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कब फॉर i, यहाँ बीच का मिस्टेक है कुछ, i मोर देन जे या लेस देन जे ऐसा कुछ होगा। सर नॉट इक्वल टू जी दे रहा है इसमें, ना उसमें नॉट इक्वल टू है, यहाँ पे पूरा आ नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, सो इसको हटाऊंगा तो आएगा ये, वहां पे देख लो क्या है। ठीक है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू जी है। अच्छा आप में सही, ये यहाँ पे पता नहीं क्यों लोड नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पे आप में नॉट इक्वल टू है ना, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू जे। ओके, तो देखो इतना क्यों टेंशन लेना है, आप क्या करो, n को फिक्स कर दो, n को चाहो 3 4 कुछ रख लो, है ना। जैसे n अगर मैं 2 रखूंगा तो 4 लोग हो गए टोटल, अब 4 लोग हैं मतलब 4 मैरिड हैं, पीपल हैं, और n पार्ट में डिवाइड किया, तो पेयर्स में डिवाइड किया मतलब, तो आर्बिट्री नंबर ऑफ वुमेन ना, और wi denote the event that the I is paired with her husband। हाँ, तो calculate the probability of wi given wj for I different than j। तो ये फ्री होगा उससे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं अभी रख लेता हूँ n को 2, तो टोटल 4 लोग हैं, 2n बराबर 4 हो गया, 4 लोग टोटल ना। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ w1 गिवन w2 अगर निकालो तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि w1 इज पेयर्ड विथ w2 अपॉन w2, तो इसका मतलब ये हो गया कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड वुमेन आर पेयर्ड विथ हस्बैंड, इस तरह से, एंड अपॉन w2, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर,
तो मैंने इनको 2 ही ले लिया यहाँ पे ना। तो 4 लोग हैं, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। अच्छा, श्योर हो जाएगा ना, क्योंकि 4 लोग ही है। देखो 4 लोग है और कह रहा है कि मुझे गिवन है सेकेंड वुमन इज पेयर्ड विद द हर हस्बैंड, है ना। मान लो H2 ले लो, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो वुमन 1 होगा सी विल बी पेयर्ड विद H1। तो 4 लोग है ना, उसमें मुझे एक क्वेश्चन ऐसा है कि टोटल 2n कपल्स हैं, n मेल n फीमेल ऐसा है। सो अब मतलब W1 W2 Wn डिनोट करना वुमन को, H1 H2 Hn मान लो मैं डिनोट कर रहा हूँ हस्बैंड को। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि W1 गिवन W, अगर पता है आपको कि वुमन 2 इज पेयर्ड विद हर हस्बैंड, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट W1 विल बी पेयर्ड विद हर हस्बैंड। ये तो ओके है ना, तो ये तो श्योर ही हो जाएगा फिर। तो अगर ये अपने हस्बैंड के साथ, दूसरा बस कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, कोई ऑप्शन है देखो, इफ सी इज पेयर्ड, तो ये तो ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा इसका। सर ऐसे सोच सकते हैं, लाइक टोटल 2n पीपल है और इसमें दे रखा है गिवन कि WJ पेयर्ड है अपने हस्बैंड के साथ। हाँ, तो मतलब 2 लोग तो फिक्स हो गए, वो 2 लोग किसी और के साथ पेयर नहीं होंगे। हाँ, और W1 खुद के साथ पेयर नहीं हो सकता, तो वो भी निकल गया। तो बचे 2n-3 लोग, उनमें से कोई एक इंसान पेयर हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी 1/2n-3 हो जाएगी अगर ऐसे अच्छा सोचते हैं। ठीक है, 1 आउट ऑफ 2n-3 पीपल। आई में मैच वाला क्वेश्चन होता है, उसमें फिक्स करके देखते हैं। हाँ हाँ, यहाँ भी वैसे ही है ऐसे तो। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों फिक्स हो गया, तो यहाँ पे कोई परमुटेशन नहीं। वैसे भी सोच सकते 2 लोग हैं, है ना, सो बोथ आर पेयर्ड ऑलरेडी, तो यहाँ पे इसका कोई परमुटेशन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ 0 फैक्टोरियल अपॉन 1 फिक्स हो गया, तो 1 को अरेंज करेंगे 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ से 1 ही आ जाएगा। अच्छा, इसको चेंज करके देखो, और n को अगर तुम मान लो मैंने n को 2 रखा है, तो 2 रखने में किसका इसका आंसर ये आएगा 4 - 1 3 4 - 5, ऐसा तो यही आएगा। होता क्या, हाँ मैचिंग प्रॉब्लम अगर तुम लोगों ने देखा होगा जो इनिशियली हमने किया था, कि मैचिंग प्रॉब्लम इस तरह कॉन्सेप्ट आते हैं जहां आप फिक्स करते हो पोजीशन को। तो इसमें जैसे होता है जनरल, अगर मैं सोचूं तो जनरल में क्या होगा, Wi गिवन Wj, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ Wi इंटरसेक्शन Wj अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ Wj, ठीक। तो यहाँ पे I and J बोथ आर पेयर्ड विथ हर हस्बैंड, तो 2 आउटकम फिक्स हो गए, तो बचे कितने यहाँ पे टोटल n-2। अच्छा, वैसे तो टोटल हमारे पास 12 लोग हैं। सर बस WJ इस पेयर ना में प्रोबेबिलिटी निकालनी है WI की उसके हस्बैंड के साथ पेयर है। हाँ, तो तो कि WJ अपने हस्बैंड के साथ पेयर है। यहाँ तो इंटरसेक्शन में ये मतलब होगा, तुम यहाँ तो सोच रहे हो ना, ठीक है। तो Wj इज ऑलरेडी पेयर्ड, हाँ, तो 2 लोग बाहर हो गए, तो बचे कितने 2n-2, एंड और एक खुद के साथ पेयर नहीं हो सकता, तो वो भी हट गया, मतलब खुद है वो। सो सी हैज हाउ मेनी चॉइसेस, तो ये कह रहा ना टोटल 2n लोग थे, उसमें से 2 ऑलरेडी Wj, यहाँ इसके हिसाब से सोच रहे ना आप कि Wj इज ऑलरेडी पेयर्ड, तो Wj इज ऑलरेडी पेयर्ड, तो उसको पेयरिंग, तो वो ठीक है 2 माइनस हो गया, तो हमारे पास टोटल 2n-2 लोग हैं। अब एक जो Wi है, सो सी इज इटसेल्फ 1, तो बाकी कितने लोग, उसके अलावा कितने लोग बचे, सो 2n-3 लोग है ना, ये कहना चाह रहे हो आप। तो जो Wi है, सी हैज हाउ मेनी चॉइसेस, ओके 2n-3 चॉइसेस, टोटल 2n-3 चॉइसेस है, एंड सी कैन बी पेयर्ड विथ 1 आउट ऑफ 2n-3। तो इस तरीके से भी सोच सकते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, सो वैसे फिर 1 आउट ऑफ 2n-3, ओके।
तो यहाँ डायरेक्टली यहाँ से जाकर ठीक है WI ऑलरेडी गिवन है तो WJ इज ऑलरेडी पेयर्ड सो WI हैज टोटल 2n minus 3 choices तो 1 simply paired with just 1 so 1 out of 2n minus 3 तो इस तरीके से भी सोच सकते हैं ऐसे ओके ठीक है दूसरे तरीके से लिखते हैं अगर वैसे ही करना पड़ेगा इंटरसेक्शन का फिर उसको ब्रेक करना है हाँ यहाँ पे क्या होता कि अगर वैसे मैं करता तो टोटल 2 फिक्स है तो अरेंजमेंट किनके बीच होगा तो यहाँ पे ना 2n minus 3 कब बचेगा तो वो ब्रेक करना पड़ेगा ओके so 2n minus 4 factorial upon 2n minus 3 factorial तो एक कट के कितना आएगा ओके देखो मैं फिर से ये कह रहा हूँ अप्रोच एक ही नहीं कई एक क्वेश्चन के बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन कि हाउ यू थिंक है ना आप किस तरह सोचते हो अगर सही अप्रोच है वो सबसे आंसर वही आएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में मैं जिस तरीके से सोच रहा था तो उसके हिसाब से आंसर 3 आ रहा है तथागत ने बताया उसमें वही है तो मैं एक्चुअली पीएमएफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो इसने बताए थे उससे पीएमएफ नहीं बन रहा है वो तो वो हाफ एक्स्ट्रा है इस हाफ की वजह से 3/2 आ रहा था तो सबका अपना सोचने का तरीका है लेकिन सब लोग अलग अलग सोच के भी सबका करेक्ट हो सकता है ऐसा नहीं कि सब है ना सो डिफरेंट अप्रोच हो सकते हैं और हर अप्रोच से सेम आंसर आएगा अगर अप्रोच सही है तो मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा तब जाके आंसर गलत होगा अदरवाइज सारे जितने डिफरेंट अप्रोच हैं सबसे सेम ही आंसर आएंगे ये तो आपको ये डेवलप करना है कि आप कैसे सोचते हो उस तरीके से भी आंसर सही है अगर हम सही सोचेंगे तो ये जैसे यहाँ पे मैं अभी इस तरीके सोच रहा हूँ कि 2n minus 4 हो गया ना सो WI एंड WJ बोथ आर पेयर्ड तो 4 लोग बाहर हो गए है ना तो 4 लोग बाहर हो गए टोटल परमुटेशन मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि टोटल परमुटेशन कितना हो सकता है सो 2n minus 4 फैक्टोरियल या वैसे आप सोच सकते हो 2n minus 4 C2 टाइप से है और फिर यहाँ पे WJ मतलब यहाँ पे क्या होगा 2n minus 2 3 फैक्टोरियल so WJ is paired है ना तो ऐसा ऐसा करके आ जाना चाहिए है ना तो इसलिए इसका लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा कि हाउ यू राइट दिस ठीक है ये भी ठीक है इस तरीके से भी सोच सकते हैं ये वहां से भी यही आएगा इसका लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा तो थोड़े से क्वेश्चन अलग अलग है ठीक है ना तो ये ओके है अगर इसको समझ आया लोगों को तो ये फाइन है नेक्स्ट क्या था आगे 7 9 के बाद 11 12 13 तो 11 क्या कह रहा है x बाइनोमियल NP है तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा देखो जनरल करने से फिर टाइम वेस्ट होगा तुम कुछ फिक्स कर लो NK को और उसके हिसाब से ट्राई करके देख लो ये क्या बोल रहा है पहला ऑप्शन है कि x मोर देन इक्वल टू k लेस देन इक्वल टू ये होगा इफ एंड ओनली k फिर से दिमाग क्यों लगाना तुम x मान लो बाइनोमियल सबसे आसान अगर मैं लिखूं कुछ नहीं है तो मान लो 2,1/2 एक आसान सा ये सोच के देखो तो यहाँ पे क्या है अगर मैं ऐसा देखे दोनों को ऐड करके बना दे तो उससे कुछ नहीं है। अच्छा दो सीडीएफ देखे ना x ग्रेटर देन x लेना दोनों को ऐड करके तो बनाना चाहिए हाँ लेकिन x बराबर k कॉमन है ना नहीं लेस देन के लिए ग्रेटर देन के ऐसे हाँ अच्छा यहाँ पे और यहाँ केसेस भी अलग अलग है एक में k मोर देन NP है एक में k लेस देन NP है ना देखो
अच्छा अलग अलग केसेस हैं। जैसे यहाँ पे NP निकालोगे तो ये NP जैसे 1 आ गया, तो अब तुम्हें कह रहा है x मोर देन इक्वल टू 1। अच्छा यहाँ k तुम्हें कह रहा है कि मतलब इसके हिसाब से सुटेबल काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा ना बाकी के लिए, कि जैसे इसने मैंने NP ले लिया, ये बाइनोमियल n कॉमा p हो गया, n2 है p 1/2 हो गया। जैसे अब जैसे इन्होंने कहा k मोर देन np है, तो np मेरा 1 आया, तो k मोर देन 1 पहला केस में, तो k मोर देन 1 में क्या ही ले सकता हूँ, यहाँ सपोर्ट तो 0 1 2 ही है, तो k मोर देन 1 का मतलब k बराबर 2 ही हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी x बराबर 2। अब ये कितना आएगा, तो ये क्वांटिटी कैलकुलेट करके देखो ये कितना आता है, और ट्रू फॉल्स आ रहा है क्या, तो वैसे निकालेंगे इस डिस्ट्रीब्यूशन में k बराबर 2 तो आ जाएगा हाफ की पावर 2 है ना, 1/4। जैसे ये मैंने अभी लेफ्ट साइड कैलकुलेट किया फर्स्ट लाइन का, अब राइट साइड कैलकुलेट करके देखते हैं। तो n चूज k है तो 2 चूज 2, और p की पावर k तो 1/2, q भी 1/2 ही लिया है मैंने, तो ये 2 आ जाएगा। और जो मैंने लिखे है k इंटू क्यू, अच्छा तो मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है कि ये ट्रू इक्वल ही आ जाएगा है ना, तो जब हमने जो एग्जांपल दिया उसके लिए इक्वल ही आ गया है। हाँ तो ये ट्रू भी हो सकता है, इसमें भी इक्वल आ रहा है ना, तो यहाँ से k is 2 np is 1, nq भी 1 ही होगा, तो ये फाइनली 1/4 ही आ गया। सिमिलरली अब यहाँ पे यही चीज तुम फिट करो तो क्या होगा, लेकिन मैं तो इक्वल आ गया ना हमारा, तो दूसरा एग्जांपल ले लेंगे फिर। जैसे यहाँ सुटेबल एग्जांपल लिए इसलिए ऐसा हुआ ना, अगर मैं k बाइनोमियल 2,1/3 ले लेता हूँ फिर, सो जैसे एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन हो जनरल प्रूव करने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम किल होगा। तो आप सिंपली एग्जांपल बनाओ और फाइंड करने की कोशिश करो, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगे तो स्किप करो उसको उस टाइम पे। ठीक है, ये आइडिया मिल रहा है क्या कह रहा हूं मैं। जैसे ये एग्जांपल लिया मेरा इक्वल ही आ गया, एक्चुअली ये भी इक्वल ही आ जाएगा, तो ये हालांकि है ना चूंकि ट्रू ऑप्शन है ठीक है, लेकिन बाकी में भी इक्वल आएगा तो दिक्कत है ना। लेकिन ऐसा लग रहा सब एक जैसा ही है, ध्यान से देखना पड़ेगा है ना, थोड़े थोड़े से अलग डिफरेंस होगा। तो यहाँ KQ/this है, पहला तो वही है, B में चेंज क्या हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ n-kp, तो यहाँ डिफरेंस आ जाएगा है ना, ये भी इक्वल ही आ जाएगा मुझे लग रहा है। देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 है ना, दूसरा बोला इसमें ना कि x लेस देन, यहाँ k लेस देन np है, तो k लेस देन np का मतलब क्या हो गया कि k लेस देन 1, अब k लेस देन 1 है तो यहाँ पे कोई चॉइस भी नहीं है, तो x बराबर 0 निकालोगे तो ये 1/4 ही आ जाएगा फिर भी। अब ये 1/4 आ गया, तो मैंने अभी ये क्वांटिटी फाइंड की, अब इसके राइट वाले फाइंड कर लेते हैं क्या आता है, तो 2c0 k 0 है मेरा, तो 2c0 1 आ जाएगा, और हाफ की 1/4 n-k, तो 1/4 n-k है, n है 2 k है 2, तो 0 आ गया, तो 0, दिस इज लेस देन 0, एक मिनट तो गड़बड़ है, k लेस देन np है ना, n-k टाइम, एक्चुअली ये नंबर यहाँ मिसिंग मिल रहा है, n-k टाइम क्या, तो n-k तो मेरा 0 है, n मेरा 2 था, ओ एक मिनट, n-k is 2 अपॉन np-k, so 1 minus 2, np is 1 and k is 0, oh sorry 0, तो ये आ गया, मैं ठीक से पुट करना ठीक है ना, ये ऊपर है n-k, n मेरा है 2, k इस केस में मेरा है 0, तो 2 minus 0 2 हो गया, डिनोमिनेटर में np-k है, तो np है 1, k है मेरा 0, तो ये हो गया, तो बचा क्या, तो ये 1/2 आ गया, तो 1/2 मोर देन 1/4, सही बात है, तो ये ट्रू आ गया, मतलब ओके है, मतलब दोनों ट्रू आ गया। वैसे इन ऑप्शन से पुट करो, यहाँ पे आउट हो जाएगा है ना, तो यहाँ पे बस, तो मैं ये बोला इस तरह के क्वेश्चंस को डायरेक्ट प्रूफ करने की एग्जाम में कोशिश मत करो कि तुम जनरल प्रूफ कर रहे हो एकदम, तो उससे टाइम वेस्ट होगा। यू टेक दिस एग्जांपल, और जो ट्रू आएगा वो ट्रू स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, बाकी भी चेक करना है, जो गलत आएगा वो पक्का गलत होगा। तो ये एक दो एग्जांपल लेके जस्ट देख लो ट्रिवियली, 2 1/2 2 1/3, उससे ही आउट हो जाएंगे बहुत सारे ऑप्शंस, ठीक है। तो ये अप्रोच इस तरह के क्वेश्चंस को लगाना। अगला क्या है,
7 ये 11 था ना, 11 के बाद 9 भी दे रखा है। 9, अच्छा 9। सो 9 जो है कि x बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, y नेगेटिव बाइनोमियल है। एक तो ना पैरामीटर में देखते हैं ठीक से, तो क्या है, जैसे x ये कहना चाह रहा मुझे x बाइनोमियल rp है, और दूसरे में y जो है नेगेटिव बाइनोमियल rp है, ऐसा कुछ। तो बताओ क्या होगा, या np है, तो np यहाँ पे आया हुआ है, तो पूरा तो इसमें देखो आप लोग में यही होगा, बाइनोमियल क्या है, तो यहाँ np होगा ना, क्योंकि n ऑप्शन में अगर है तो। x हैज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, y हैव अ नेगेटिव बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में क्या, मान लो np है, और ये है आपके पास, इसमें क्या cd दोनों करेक्ट है, कैसे बनाया इन्होंने ऑप्शन, cd एक जैसा ही आ गया। तो कैलकुलेट करो इसको। और f क्या है, व्हाट इज f, ये भी एक्सप्लेन नहीं किया इस क्वेश्चन में कि f क्या लेना चाह रहा है, CDF। तो अगर यहाँ भी ऐसे ही है, और आपको देखना पड़ेगा कि दोनों में अलग अलग है ना, इसका PMF लिख लो, PMF तो पता ही आप लोगों को, ठीक है। R और N में कोई कंपैरिजन है, क्या कंपैरिजन है, सर मतलब पूरे ट्रायल है उसमें सक्सेस है, तो फेलियर प्लस सक्सेस बराबर है, हो जाएगा। नहीं क्वेश्चन ये मैं बोल रहा हूँ कि जैसे इन्होंने लिया x बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल मान लो np दिया मैंने, और y बाइनोमियल rp है, तो n और r में कोई रिलेशन तो है नहीं ऐसे जनरल। x क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट ना, x क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस इन r ट्रायल्स, हाँ मतलब नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स बाइनोमियल में, और नेगेटिव बाइनोमियल है कि ट्रायल नंबर्स एट विच rh सक्सेस अकर्स, है ना। तो PMF तो लिख लोगे ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है सिर्फ PMF तो आ जाएगा। तो यहाँ y अब ये कौन सा वाला है ना, तो ट्रायल वाला ही ले लो। ठीक है, अब इसका CDF लिखेंगे क्या, समेशन होगा, बाकी लोगों को समझ आ रहा है इसमें पूछना क्या चाह रहा है, कि इक्वल कर दिया ठीक है, r-1 कर दिया, रिलेशन होता है इसके बीच में, नेगेटिव बाइनोमियल में। डायरेक्टली फॉर्मूला है क्या, हाँ ये गुप्ता का पूर्ण प्रूफ किया है। लेकिन पैरामीटर्स क्या है, पैरामीटर्स तो लिखा नहीं क्वेश्चन ठीक से ना, तो इसमें क्या मतलब क्वेश्चन में थोड़े वो मतलब एक्सप्लेनेशन कम है, इसको एक्सप्लेनेशन बेटर देना चाहिए ना कि क्या है, जैसे x का पैरामीटर मिसिंग है, y का है ना, तो प्रूफ तो कर सकते हो, ये CDF ही है, तो इसको मतलब ऐसे प्रूफ करना पड़ेगा, अगर ये फॉर्मूला है तो वैसे प्रूफ करना पड़ेगा। फिर से एग्जाम में प्रूफ रिकमेंडेड नहीं है, जैसे तुम्हें स्टेटमेंट याद है ठीक है, नहीं है तो कुछ एग्जांपल लेके एक बार वेरीफाई करने की कोशिश करो, प्रूफ नहीं है ना।
अगर प्रूफ आता है तो ठीक है, इजी याद है तो ओके है कि हाँ तुम्हें स्टेटमेंट याद है, लेकिन वैसे नया चीज़ें प्रूफ करने में टाइम लग जाएगा। वो सी वाला करेक्ट लग रहा है। सी वाला ना, तो ये एफ एक्स आर माइनस वन, वन माइनस एफ वाई एन माइनस आर। एक्चुअली ये सी डी इसने गलती से एक साथ ही लिख दिया, मुझे लग रहा है इसलिए दोनों करेक्ट वैसे दिखा रहा है। तो ये कुछ ऐसा है कि लाइक एफ एक्स आर माइनस वन और प्लस में मान लो एफ वाई, मैं सी में इधर ले आता हूँ एन माइनस आर, तो ये मिलके वन हो जाएगा। ओके और एफ क्या है, सीडीएफ ही है, बता बोल रहा सीडीएफ लिया है एफ को। हाँ सीढ़ी भी है। अच्छा तो सीडीएफ होने में क्या होगा, समेशन हो जाएगा जस्ट, है ना। अगर आप सीडीएफ लिखेंगे तो इसमें जस्ट क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा कि तो पता ही आप लोगों को, समेशन हो जाएगा जस्ट। यहाँ पे जो भी लिखो, मान लो उसने r माइनस वन लिख दिया, तो r माइनस वन का मतलब हो जाएगा x की वैल्यू 0 टू r माइनस वन, बाकी वही है n चूज x। बट थोड़ी गारंटी कम है इसमें ना, इस तरह से करना पड़ेगा। या एक और दूसरा ऑप्शन है इस तरह क्वेश्चन, मतलब अगर क्वेश्चन करेक्ट होगा तो कि तुम्हें कैसे अप्रोच करना है, तो वही चीज है कि तुम कुछ एग्जांपल ले लो। आर को जैसे है ना 1 रख के देख लिया, एन को 2 रख के देख लिया, फिर आपको इजीली दिख जाएगा ट्रू है कि फॉल्स है, तो उससे कर सकते हैं। ठीक है, बट इसमें थोड़ी गारंटी कम है, देख लेना फॉर्मूला गुप्ता गोल में अगर है तो वेरीफाई कर लेना, नहीं तो प्रूफ करना पड़ेगा मुझे। ये नेक्स्ट बताइए, इसमें थोड़े से है ना स्टेज में क्लैरिफिकेशन कम है। ऐसे ऐसे भी तो देख सकते हैं कि इसको एटलीस्ट आर सक्सेस इन एंट्रेंस ये इक्विवेलेंट है एटलीस्ट n माइनस r एट मोस्ट n माइनस r फेलियर्स इन एंट्रेंस। हाँ लेकिन एक्स वाई अलग अलग है ना, इसने क्या बना रखा है। अच्छा x का मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू r माइनस वन, तो इसका मतलब है एटमोस्ट r माइनस वन सक्सेसेस हुआ ना ये तो, और यहां पे है n माइनस आर वाई, नेगेटिव बाइनोमियल। हाँ y नेगेटिव बाइनोमियल है, ये दिक्कत है ना, x बाइनोमियल है y नेगेटिव बाइनोमियल है। तो नेगेटिव बाइनोमियल में हमारा होता है x जो है, मतलब जो अगर प्रोबेबिलिटी एट स्मॉल x लिख रहे हैं हम, तो उसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ ट्रायल टिल गेटिंग RH सक्सेस, है ना, ये है वो वाली चीज होगी। सो ट्रायल इज एटलीस्ट n माइनस r ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट RH सक्सेस। तो 1 माइनस लिया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि y मोर देन n माइनस आर, तो y मोर देन n माइनस आर का मतलब हो गया कि ट्रायल कम से कम n माइनस आर होगा, से ज्यादा ही होगा ना। और वहां पे सक्सेस r माइनस वन है। हाँ सोच सकते हो उस तरीके से, रिलेट करना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा लग रहा है ऐसे। ये एक्स वाई सेम है डिफरेंट है यहाँ दिखता है। फिर भी ये रिलेशन जहाँ पे एक बार ग्रुप में फोटो भेज दो, बाकी लोग देख लेंगे, ये है ऊपर, इसको वेरीफाई करके देखो। हाँ सर 10th वाला भी देख लीजिए। सरोज आपकी आवाज नहीं आ रही। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन के एग्जाम में आ सकते हैं। आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, आ सकते हैं, आते भी हैं, तो उसका करना ये है आपको हैं। इसका डायरेक्ट तो थ्योरम। जी जी वही डायरेक्ट थ्योरम में तो क्या करना है, थ्योरम को याद होगा या याद नहीं है तो आप कुछ एग्जांपल लेके वेरीफाई करो कि ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है। तो अगर गलत स्टेटमेंट होगा तो कुछ एग्जांपल से फॉल्स हो जाएगा, तो आपको उस तरह से करना पड़ेगा ना, क्योंकि कई सारे थ्योरम डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, ये चीजें हैं। तो यहाँ थोड़ी इसमें क्लैरिफिकेशन ही कमी, मैं ये कह रहा हूँ इसमें क्लैरिफिकेशन में थोड़ी कमी है, वरना क्वेश्चन ठीक है। हाँ सरोज आप क्या कह रहे थे, समझ नहीं आया, बताइए जोर से बोलो। अच्छा ओके ओके ग्रुप में देखते हैं, ठीक है देखते हैं, कुछ इसमें कमियां हैं, सब भी करेक्ट करने की जरूरत है। तो अच्छा यहाँ दे रखा है क्या, देखिए तो इसमें है x इज बाइनोमियल np, है ना, तो यहाँ np छोड़ दिया पहली बात,
और y इज नेगेटिव बाइनोमियल RP। तो यहाँ इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है ना, एग्जाम्पल 8.5 ग्रुप में देखिए, तो इसी को क्वेश्चन बना दिया इन्होंने, है ना। अब उसका प्रूफ भी वहां दे रखा है। प्रूफ तो कॉम्प्लिकेटेड है ना, एग्जाम में करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो इसका तरीका, ठीक तरीका ये है कि तुम NR फिक्स कर दो आप, और फिक्स करके वेरीफाई कर सकते हो इजीली एग्जाम में। ये प्रूफ करना डिफिकल्ट रहेगा, हाँ ठीक है ना। तो ये आपका एक प्रूफ भेज दिया इन्होंने। तो fx(r-1 + 1 - fy(n-r), तो ये C वाला करेक्ट है। तो वहाँ x इज बाइनोमियल NP लिखना पड़ेगा एंड y इज बाइनोमियल, ये जो लिख रहा था मैं उसके हिसाब से। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब ये थ्योरम है ना, थ्योरम आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये है ना, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। आगे आते हैं, तो इसको रहने दो, मतलब थ्योरम को ही क्वेश्चन बनाया। 10th किसी को डाउट है, देखो क्या कह रहा है, x1 x2 xn such that they are uniformly bounded। अच्छा, तो xn converges in probability to x, then xn converges in second moment to x। बताओ जी। हालांकि ये सेकेंड मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट जैम में नहीं है। जैम में जो है कन्वर्जेंस 3 तरह का ही है ना, इन डिस्ट्रीब्यूशन, इन प्रोबेबिलिटी, 2 तरह का ही है जैम में। गेट में है इन मीन, ऑलमोस्ट श्योर। तो ये गेट का क्वेश्चन हो गया। क्या गेट वाले लोग बताओ क्या उसमें थ्योरम था? सर उसमें जो थ्योरम था कि वो एक्सपेक्टेशन से वो प्रोबेबिलिटी में जाएगा, यहाँ से वहां नहीं आएगा। लेकिन एक कंडीशन इन्होंने दे दिया कि यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, तो इससे क्या फायदा होगा? वहां तो ये था कि कन्वर्जेस इन मोमेंट देन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ऑलमोस्ट श्योर और मोमेंट स्ट्रॉन्गर कंडीशन है देन इन डिस्ट्रीब्यूशन और इन प्रोबेबिलिटी। तो इसके हिसाब से सी होना चाहिए था, इफ एंड ओनली जरूरी नहीं, सी होना चाहिए था। कन्वर्जेस इन सेकंड मोमेंट इंप्लाइज कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, सी होना चाहिए। या यूनिफॉर्मली बाउंडेड से क्या फर्क पड़ेगा? एनीवे एग्जाम का नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें ना। तो हम लोग ये सी ऑप्शन तो जानते हैं, वैसे सी तो ट्रू हो ही जाएगा, तो ए क्यों होगा? तो सी क्यों गलत है? सी भी ट्रू हो जाएगा वैसे तो। लगने बोला कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये गलत हो सकता है। तो यूनिफॉर्मली बाउंडेड की वजह से आई थिंक कन्वर्स भी ट्रू होगा, तो प्रूव करना पड़ेगा उसको भी कि कन्वर्स इसलिए ट्रू हो जाएगा, यूनिफॉर्मली बाउंडेड है। बट ये जैम में नहीं है, ठीक है ना, इसका जैम कुछ होता, मतलब ये कन्वर्जेंस इन सेकंड मोमेंट जो होता है। अब कौन सा रह गया? 11 12 13 12 जो है कि सपोज कह रहा है कि u v w आर इंडिपेंडेंट 0 1, ठीक है। z नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन मुझे आईटी बॉम्बे के इंटरव्यू में पूछा था, x² - 2vx है ना, और प्लस w बराबर 0 है, और z डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट को। z है नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और आपको बता रखा है कि u भी जो है वो है ना, u जो है सॉरी v is uniform 0 1 and w is also uniform 0 1 and both are independent also। ठीक है, तो ये क्लास में भी पहले क्वेश्चन आया है, तो आप दिखा सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट जो है नंबर ऑफ रूट्स ही होगा। तो जो नंबर ऑफ z है एक्चुअली नंबर ऑफ रूट्स है, ठीक है ना। तो z इज, क्योंकि इसमें जो भी रूट्स आएंगे पॉजिटिव ही आएंगे, क्योंकि -2 भी है। तो x यहाँ थोड़ा वैसा दिख रहा है आपके, देखना आपके उसमें पोर्टल पे जाके, वहां वैसा दिखेगा x² - 2bx + w, है ना, यहाँ ठीक दिख रहा। तो ये क्वाड्रेटिक है, तो z का सपोर्ट क्या है? नंबर ऑफ रूट्स क्या हो सकता है? क्वाड्रेटिक है, तो 0 1 2। अब निकाल लो प्रोबेबिलिटी अलग अलग कि प्रोबेबिलिटी z बराबर 0 क्या होगी। तो z बराबर 0 का क्या मतलब है? नो रूट्स। तो नो रूट्स का मतलब क्या? कॉम्प्लेक्स रूट। कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब क्या? इसमें कॉम्प्लेक्स रूट आने का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट है ना। तो b² - 4ac, तो 4b² - 4ac है ना, तो ये हो जाएगा b² - 4ac इज
नेगेटिव ये है, ये निकाल लो तो क्वाड्रेटिक हो गया ना। ये आ गया v स्क्वायर इज लेस देन w। अब ये तो यूनिफॉर्म है तो डबल इंटीग्रेट कर लो इसका, पीडीएफ तो 1 ही होगा, dw dv कर लो चाहो तो w का वो होगा v स्क्वायर से 1 एंड v का आ जाएगा 0 to 1। इंटीग्रेशन हो जाएगा, बताओ क्या आएगा, देख लो 20 को माइनस 4ac ना, होगा तो ये लेस देन 0 है ग्रेटर देन 20 और माइनस 4 नंबर ऑफ रूट्स 0 है, देयर इज नो रूट, तो नंबर ऑफ रियल रूट 0 है ना, ये पॉजिटिव रूट है, ये नंबर ऑफ रियल रूट आएगा, ये पॉजिटिव रूट है, यहाँ पे जो भी रूट्स आएंगे पॉजिटिव ही आएंगे, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स तुम्हारे 0 होने का क्या मतलब है, नो रियल रूट ना, हाँ तो इमेजिनरी रूट है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, नेगेटिव है ना, तो वो हो गया। वैसे ही अच्छा इसमें निकालने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि मीन निकालना है मुझे, तो मुझे मीन निकालना है तो 0 इंटू प्रोबेबिलिटी कुछ भी आए, क्या ही फर्क पड़ता है, तो यहाँ जरूरत भी नहीं इसकी अलग इस क्वेश्चन में, क्योंकि मीन निकालना ना मुझे, तो मुझे मेनली जरूरत है 1 पे और 2 पे। अच्छा 1 पे क्या मतलब है कि z बराबर 1 का क्या मतलब है, एक ही रूट आएगा, तो एक ही रूट का मतलब हो गया रिपीटेड रूट हो जाएगा फिर, और रिपीटेड रूट कब होंगे, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी v स्क्वायर इज w, और v स्क्वायर इज w की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, सर ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन सर ये बताना है कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल्स टू 1, ये तो ये भी हो सकता है ना कि रूट होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो गया b से, तब भी तो एक रूट नेगेटिव मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे अच्छा इसका तुम निकालोगे तो क्या मिलेगा, एक मिनट, तुम्हें लगता है नेगेटिव रूट मिलेगा, एक बार चेक करो इसमें, जैसे मैं अगर लिखूं x की वैल्यू क्या मिलेगी 2b प्लस माइनस रूट अंडर कितना आएगा आपका b स्क्वायर, अच्छा एक मिनट देख लेते हैं, v स्क्वायर 4v स्क्वायर हो जाएगा सर, 4v स्क्वायर, हाँ 4v स्क्वायर, हाँ तो 4v स्क्वायर, तो चलो 2 बाहर कर देते हैं, माइनस 4ac। अच्छा तो ऐसा हो रहा है, एक मिनट, तो यहाँ से 2a, तो x की वैल्यू जो है v अच्छा v स्क्वायर माइनस w यहाँ पे हो गया, अगर प्लस w बनता तो हमेशा पॉजिटिव होता ना, तो माइनस 4ac। अच्छा तो यहाँ पे मैं तो ये नंबर ऑफ रूट्स लेके काम कर रहा हूँ, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, जिसमें रूट्स नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रूट 0 1 2, ओके यार एक मिनट को, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ नंबर ऑफ रूट्स लेके काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमने एक बार ये क्वेश्चन पहले भी किसी ने पूछा था डाउट क्लास में, तब मैंने किया था, आई थिंक वहां पे माइनस या यहाँ भी माइनस रहा होगा, तो माइनस हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाता, प्लस हो जाता, तो अगर मान लो ये प्लस हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, नेगेटिव रूट, मतलब कहने मतलब ये है कि ये तो हमेशा हमारा, अच्छा एक मिनट सॉरी रूट, ठीक है अभी भी ठीक है, वही क्वेश्चन है ये, तो ये w है ना, ओके, तो आप क्या कह रहे हो कि इसमें नेगेटिव हो सकता है, ये एक बार चेक करो, ये जो है x1 एक रूट है v प्लस रूट अंडर v स्क्वायर माइनस w, और दूसरा रूट है v माइनस रूट अंडर v स्क्वायर माइनस w। अब सोचो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि सब रहना वो w, ये वाला भी पॉजिटिव होगा हमेशा, ये भी होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये इसकी वैल्यू, ये जो नंबर है इसकी वैल्यू v से तो हमेशा कम ही आएगी, हाँ तो ये पॉजिटिव, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है वही क्वेश्चन है ये, तो मतलब ये यहाँ पे हो गया कि नेगेटिव तो मिलेगा ही नहीं हमें कभी भी नेगेटिव, क्योंकि सर पॉजिटिव के लिए किया था मैं तो, हाँ क्योंकि यहाँ पे ये लॉजिक है कि ये दोनों कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये छोटा नंबर है ये बड़ा नंबर है और पॉजिटिव है, मतलब खुद u भी पॉजिटिव है, मतलब w और u दोनों, w और v दोनों पॉजिटिव है, और इनका डिफरेंस चूंकि ये छोटा नंबर है तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना, दोनों रूट पॉजिटिव है, ठीक है, तो जो मैं कर रहा था वही सही है, मतलब नंबर ऑफ, हम लोग पॉजिटिव रूट जो लिखा है ना, तो बात बराबर ही है, क्योंकि इसमें नेगेटिव रूट आएगा भी नहीं, तो बात वही है, जो भी रूट आएगा वो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट इज सेम एज नंबर ऑफ रूट्स, क्योंकि जो भी रूट्स आएंगे वो पॉजिटिव ही आएंगे, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो सपोर्ट है वो सिंपल z का 3 सपोर्ट है, 0 1 2,
अब वही कह रहा था प्रोबेबिलिटी, जैसे z बराबर 1 निकाल रहे थे तो एक रूट तब मिलेगा जब रिपीटेड रूट होगा, क्वाड्रेटिक है, रिपीटेड रूट कब होगा तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 होने के लिए v स्क्वायर बराबर w हो जाएगा, और चूंकि ये इक्वलिटी आ गई तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में इक्वलिटी की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 रहती है, तो ये आपका 0 रहेगा। फिर z बराबर 0 निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमसे मीन पूछा है, तो बस मुझे z बराबर 2 चाहिए। तो 2 आने के लिए मतलब ये हो गया कि दोनों दो 2 रियल रूट्स मिल रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये होगा, v स्क्वायर मोर देन w निकाल लो इंटीग्रेट करके। तो अगर तुम ये निकाल लेते हो तो इसका कॉम्प्लीमेंट वो आ जाएगा, तो वैसे भी ठीक है। अगर ये मान लो जिन लोगों ने ये 0 हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर कोई निकाल लेगा तो क्या निकलेगा 1 माइनस v स्क्वायर, फिर v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो तो 1 का हो गया v हाँ 2/3, तो ये 2/3 है तो ये 1/3 आ जाएगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी z बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी आई 2/3 और z बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी आई 0, z बराबर 2 की प्रोबेबिलिटी आई 1/3, ठीक है। तो अब आप मीन निकाल लो, तो डिस्क्रीट में मीन निकालना तो आसान है, 0 × 2/3, 1 × 0 और 2 × 1/3। फाइनली बस ये निकालना था, लास्ट वाला निकाल लो तो भी काम हो जाता। तो 2/3 आ गया ना, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है ऐसे, है ना। तो ठीक है 2/3 हो जाएगा। सो नेक्स्ट था ये क्वेश्चन नंबर 12 है 13 12 13 14 है ना। तो नहीं 12 13 14 भी है, ठीक है। तो 13 कह रहा है कि disease X has probability 0.01 of occurring. A screening of the disease can either be positive or negative. The probability that the screening is positive when the disease X is actually present is 0.7. अच्छा, डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी 0.01, नहीं होने की मतलब 0.99 है। और ये कह रहा है कि the probability that the screening is positive when disease X is actually present is 0.7. तो अगर डिजीज है और वो स्क्रीनिंग कहेगा कि डिजीज है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है। द प्रोबेबिलिटी दैट स्क्रीनिंग गिव्स नेगेटिव, मतलब बोलेगा स्क्रीनिंग या टेस्ट जो है, स्क्रीनिंग बोलेगा नेगेटिव है व्हेन द डिजीज इज नॉट प्रेजेंट। डिजीज प्रेजेंट नहीं है लेकिन स्क्रीनिंग देता है नेगेटिव रिजल्ट, तो ये प्रोबेबिलिटी है 0.9। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजीज एक्स इज एक्चुअली प्रेजेंट व्हेन द स्क्रीनिंग वाज नेगेटिव। तो मतलब हाँ बेस से नाम लगाने पड़ेंगे ना। तो हमको गिवन है कि स्क्रीनिंग इज नेगेटिव, स्क्रीनिंग इज नेगेटिव, ठीक। और तो इवेंट ई है, E1 जो होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो डिजीज इज एक्चुअली प्रेजेंट, तो यहाँ होगा डिजीज या तो एक्चुअली प्रेजेंट है, एक्चुअली प्रेजेंट, या E2 हो सकता है डिजीज इज नॉट प्रेजेंट, है ना। ये दो ऑप्शन है। हमसे पूछा है E1 गिवन A, हमसे पूछा है E1 गिवन A, ये पूछा है एक्चुअली प्रेजेंट, तो बेस से हम लगा देंगे E1 इंटू A गिवन E1 अपॉन में आप समेशन लगा दीजिए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI A गिवन EI, I फ्रॉम 1 से 2 हो गया, मतलब दो ही इवेंट है ना E1 E2, तो वहां से कर दीजिए। तो चलिए यूज करते हैं। तो ये है कि क्या क्या चाहिए मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, डिजीज एक्चुअली प्रेजेंट है, तो मतलब डिजीज होने की एक्चुअली प्रोबेबिलिटी कितनी है, डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी है 0.001 है, हाँ, अपॉन में इनटू होगा अगर डिजीज है ना, डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी है ना, अगर डिजीज है
अगर डिजीज है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेस्ट नेगेटिव रिजल्ट देगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट स्क्रीनिंग इज नेगेटिव व्हेन द डिजीज इज एक्चुअली नॉट प्रेजेंट इज 0.9। अच्छा, और यहाँ कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट स्क्रीनिंग इज पॉजिटिव व्हेन डिजीज एक्स इज एक्चुअली प्रेजेंट। जब डिजीज प्रेजेंट है तो पॉजिटिव देने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है जब डिजीज प्रेजेंट है। जब डिजीज प्रेजेंट है, देखो कंडीशनल पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लगता है। जैसे आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो जैसे क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो कंडीशनल पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब गिवन वाले पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहने का मतलब मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ मुझे कंडीशनल सेम रखना है, गिवन सेम रखना है। तो इसने कहा है कि स्क्रीनिंग इज पॉजिटिव when disease is actually present is 0.7। जब डिजीज प्रेजेंट है और स्क्रीनिंग आंसर दे रहा है पॉजिटिव, मतलब रिपोर्ट दे रहा है पॉजिटिव, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है। तो जब डिजीज प्रेजेंट है और स्क्रीनिंग आंसर नेगेटिव देगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 3, है ना। तो यहाँ 0.3 लिखना पड़ेगा मुझे। जब डिजीज प्रेजेंट है और स्क्रीनिंग नेगेटिव आंसर देगा 0.3। अब यहाँ पे सेम चीज है, यही रिपीट होंगे यहाँ पे 001 इंटू 0.3 प्लस अब E2 मतलब डिजीज नहीं है, तो डिजीज नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है 0.99। अब यहाँ पे A गिवन E2 होगा कि अगर डिजीज नहीं है तो वो नेगेटिव आंसर देगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो डिजीज इज नॉट प्रेजेंट, तो डिजीज जब नॉट प्रेजेंट है तब नेगेटिव का आंसर 0.9 है। तो ये पुट कीजिए, देखिए क्या आता है। हाँ कहाँ? अच्छा 001 गलती से लिख दिया मैंने। एक मिनट। हाँ एक मिनट। तो ये कितना, ये सही है 99? ये तो सही है, सही ना? हाँ ठीक है। तो यहाँ से 0.3 डिजिट है ना, आ जाएगा आंसर। निकालो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, देखो कैलकुलेटर से। इक्यासी 8 89 ना। डेसिमल में बहुत दिक्कत है। ये आ रहा 0.0035। हाँ ठीक है, अप्रॉक्स सही है ना। ठीक है ना। तो मेनली दिक्कत यहीं पे होती है कि यहाँ पे 0.1 लिखे या 0.3 लिखे, इस तरह दिक्कत होती है ना। तो 0.9 लिखे, यहाँ दिक्कत मेनली। तो हमें देखना है कि कॉम्प्लीमेंट सेम रहेगा उसको, है ना। तो यहाँ था कि पॉजिटिव दे रहा है जब एक्चुअली डिजीज प्रेजेंट है, तो एक्चुअली डिजीज प्रेजेंट है, कंडीशनल सेम रहेगा, कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट वाले का लगेगा, ए गिवन बी में ए का कॉम्प्लीमेंट रहेगा। तो यहाँ पे 0.7 में 1 घटाएंगे, मतलब 1 में 7 घटाएंगे ना। चलिए, तो ये हो गया आपका 13 के बाद है 14 भी है। 14 कह रहा है कि an unbust die with faces marked 1 to 6 is rolled 4 times। तो एक unbust die है, 6 फेसेस हैं, हमने 4 टाइम रोल किया। अब आउट ऑफ 4 फेसेस वैल्यूड ऑब्टेन, तो आउट ऑफ 4 फेस वैल्यूज ऑब्टेन probability that the minimum face value is not less than 2 and maximum face value is not greater than 5। तो कह रहा है कि हमने 4 बार रोल किया, ठीक है। तो 4 बार रोल किया तो ये तो पॉसिबिलिटी इस तरह से बहुत सारी हो जाएंगी। तो टोटल जो आउटकम है 6 × 6 × 6 × 6 की पावर 4 है। और हमसे ये पूछ रहा है कि जो 4 वैल्यू आई है उसमें मिनिमम नॉट लेस देन 2। एक मिनट, x जो है मान लो x आउटकम है ना, तो क्या लिखूं मैं? जो मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू जो है नॉट लेस देन 2, इसका क्या मतलब है? नॉट लेस देन 2, लेस देन 2 नहीं है, तो मोर देन इक्वल टू 2 है, इसका मतलब 3, 4, 5
हो सकता है। हाँ यस, नॉट लेस देन 2, तो 2 भी तो हो सकता है यस सर। है ना, नॉट लेस देन 2, 2 से छोटी नहीं है तो 2 भी हो सकती है ना। एंड मैक्सिमम जो है, जो मैक्स है इन चारों का, इज नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से ज्यादा नहीं है, तो लेस देन इक्वल टू 5 मतलब, तो ये चीज है कि मिनिमम 2 हो और मैक्सिमम 5 से कम हो। तो मतलब ये है कि आउटकम्स क्या क्या होंगे उसमें। ओ 4/6 होगा ना, तो फिर 2/3 16/81। अच्छा, तो क्या चारों के चारों आईआईडी केसेस बनेंगे तो 4/6 अच्छा 4/6, और फिर इसमें टोटल कितने केसेस हैं, 2 3 4 5 है ना, तो मतलब जो भी आउटकम होंगे 2 3 4 5 ये आएगा ना, मैक्सिमम 5 से कम होगा और मिनिमम 2 होगा, तो 2 3 4 5 आउटकम पॉसिबल है। तो इसके जितने भी परम्यूटेशन हो सकते हैं वो कर लो, है ना। तो इसके कितने, मतलब 4 पोजीशन पे अरेंज करना है ना, मतलब यही 4 नंबर आएंगे, वो 4 नंबर जो होगा मिनिमम 2 होने चाहिए। अच्छा रिपीट भी तो अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बताओ इसको 4 पोजीशन पे अरेंज करना है विथ रिपीटिशन, कितनी पॉसिबिलिटी है। एक पे कितने चॉइस, 4। अरे फाइनल आंसर बताओ तुम लोग, इस कितना आ रहा, सिंप्लीफाई हो गई है फाइनल आंसर ना। हाँ कितना आ गया ये, 2 बाई यही आएगा। अच्छा ठीक है, तुम लोगों ने पहले से ही वो कर दिया जो करना था ना। टोटल आउटकम है 6 की पावर 4, तो ये डिनोमिनेटर में 6 की पावर 4 लिख ही दिया, और ये 4 एक्चुअली है, तो इनको 4 पोजीशन में फिक्स करना है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो है ना, मतलब मेरे पास सैंपल स्पेस में ईच पोजीशन पे 6 चॉइसेस हैं सैंपल स्पेस में, तो सैंपल स्पेस 6 की पावर 4 हो गई, और जो फेवरेबल केसेस हैं वो 2 3 4 5 आना चाहिए, तो ईच पोजीशन पे 4 चॉइस है 2 3 4 5, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 की पावर 4, ठीक है। हाँ नेक्स्ट जो है 16 17 18, 16 कंसीडर रैंडम वेरिएबल विद एमजीएफ। अब यहाँ एमजीएफ मिस कर दिया इन्होंने, मतलब यहाँ मिसिंग है, देखो तुम्हारे पेपर में है, वहां भी मिसिंग होगा। तो रैंडम वेरिएबल, ये सारे टेस्ट का पीडीएफ करेक्ट करके मैं एंड में भेजूंगा बाद में, है ना, जितने टेस्ट हैं, तो अभी करेक्शन होके। सो कंसीडर रैंडम वेरिएबल एक्स वेयर एमजीएफ इज फॉर t लेस देन 2, ठीक है। तो कंसीडर रैंडम वेरिएबल x विद mgf, mgf मिस कर दिया तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लो mgf दे देता वेरिएंस तो इजीली बता दोगे, तो mgf यहाँ मिसिंग है, तो mgf सबको पता है कैसे फाइंड करेंगे, या तो mgf डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस है, तो नहीं आइडेंटिफाई हो रहा है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ex आ जाएगा, 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे ex स्क्वायर आ जाएगा, t को 0 रखने पे, तो फिर वो ex स्क्वायर और ex से वेरिएंस आ जाएगा। तो अप्रोच पता है आपको, अगर mgf दे दिया तो यू कैन इजीली फाइंड वेरिएंस। वैसे हम देख सकते हैं इसको, जैसे 1/1 माइनस बीटा टी होता है, मीन तो मीन वो 1/2 होगा, तो पी की वैल्यू से कम होनी चाहिए, तो जैसे लेकिन सही वहां पे दिया नहीं, वो देगा, इतना घुमाएगा नहीं, एग्जाम में एमजीएफ देगा तुम्हें, इसमें घुमाया। हाँ x हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो x जो है यूनिफॉर्म -5,5 है, तो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है x - 3y(x) मोर देन इक्वल टू -2, ये कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है तुम्हें। सॉल्व किया था एक्सप्लेनेशन, लेकिन प्रॉब्लम ये है x यहाँ नेगेटिव भी हो सकता है, तो x को 5 - 3/5, तो
तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स मोर देन इक्वल टू -2। सर हाँ तो क्यों इसको आप लेस लीजिए ना, क्या, तो आपको इसे लेस देन ले लीजिए, मतलब -2 को हम माइनस एबॉलिश कर देंगे तो उसका इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा ना, अच्छा उससे सर हो जाएगा, ऐसा हो रहा है उससे। नहीं कैसे भी कर दो, उसमें क्या है, जैसे x को यहाँ 0 रखेंगे तो ये -3 मोर देन -2 है नहीं, और x को 1 रखोगे तो इक्वल आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे दो केसेस लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि x तो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, और तो दो केसेस हुए हैं लेकिन इसका आंसर मैच नहीं हो रहा, तो इसको क्योंकि मेरा क्रॉस टू प्लस ए आया है। मल्टीप्लाई करेंगे तो दो तरह की चीजें हैं देखो, तो इसको मैं क्या करूंगा कि लाइक प्रोबेबिलिटी अभी यहीं पे लिख दो, सो इसको सॉल्व करना है, x माइनस 3/x मोर देन इक्वल टू -2, या इसको इधर बुला सकते हो प्लस, इसको इधर बुला प्लस भी कर सकते हो, इंटरसेक्शन x इज पॉजिटिव, एक ये केस है, प्लस दूसरा x माइनस 3/x मोर देन इक्वल टू -2 इंटरसेक्शन x इज 0। वही किया हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन e1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन e2। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डायरेक्ट करने से ही तो आ रहा है, इतना क्यों कर रहे हैं? डायरेक्ट कैसे कर देंगे, तुम्हें ये आइडिया है? ये बताओ मुझे, तुम ये कहना चाह रहे होगे दिस इज मोर देन इक्वल टू -2, तो x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x मोर देन इक्वल टू -2, तो x स्क्वायर माइनस 3 मोर देन इक्वल टू -2x, तुम ये कह रहे हो, ये कर दे? हाँ सर, उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ब्रेक कीजिए, फिर उसका मतलब 2 रूट्स आएगा, फिर उसको सर करने से 2 पॉसिबल। अच्छा रुको, ये बताओ कि -3 अपॉन -2 इज मोर देन 2, ट्रू या फॉल्स? ट्रू है? चलो -3 मोर देन -2, ट्रू या फॉल्स? ये तो सर फॉल्स। तो ये ट्रू है और ये फॉल्स है, ऐसा क्यों हो गया? मैंने तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। लेकिन पीएम साउथ के बुक में ऐसे किया हुआ है सर। तो गलत किया हुआ है, तुम्हें अपना दिमाग यूज करना है, ठीक है ना। नेगेटिव को वहां भेजोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव को वहां भेजेंगे कुछ नहीं होगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है और ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि तुमने माइनस को उधर भेजा है और साइन इनइक्वालिटी चेंज किया ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे जब मैं इस x को उधर भेजूंगा तो x पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। अगर x नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी रिवर्स करनी पड़ेगी, इसलिए मुझे दो केस कंसीडर करना पड़ रहा है यहाँ पे। सो हमें यहाँ x पॉजिटिव है तो इस x को मैं डायरेक्टली उधर भेजूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नेगेटिव है तो जब x को उधर भेजूंगा तो इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो देखो, सो प्रोबेबिलिटी यहां आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3, यहां में पॉजिटिव लिया है तो मोर देन इक्वल टू -2x, x इज 0, और प्लस प्रोबेबिलिटी यहां से फिर से x स्क्वायर माइनस 3, अब यहां नेगेटिव ले रखा है तो लेस देन इक्वल टू -2x। अब पहले इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दो। तो अभी क्वाड्रेटिक को जब सॉल्व करोगे तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2x, इधर आया तो -3 मोर देन इक्वल टू 0। हाँ अब आ रहा है ना, ठीक है आ जाएगा। हाँ तो x स्क्वायर प्लस 2x -3 लेस देन इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन x लेस देन 0। अब आप लोगों को पता होगा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इसको फैक्टराइज करो, इक्वल टू 0 रखो, फिर अब नंबर लाइन बनाओ, फिर इसका और इसका इंटरसेक्शन देखो क्या आएगा, तो कुछ x का इंटरवल आ जाएगा। फिर ऐसे ही इसको भी फैक्टराइज करो, देखो ये नेगेटिव कब होगी और x नेगेटिव होनी चाहिए, इसका इंटरसेक्शन लो एंड देखो यहाँ भी कोई इंटरवल आ जाएगा, उस इंटरवल में प्रोबेबिलिटी निकाल लो। कर पाओगे? आगे करूं? हो जाएगा? हाँ, तो जस्ट सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इससे
इंटरवल आएगी, x की वैल्यू मान लो आ जाएगी -1 से -2, सॉरी यहाँ पॉजिटिव है तो हो सकता है यहाँ पे आ जाएगा x 1 से 2, यहाँ x नेगेटिव है यहाँ आ जाएगा x -1 से -2, ऐसे करके फिर इसको x यूनिफॉर्म -5 5 है तो इंटीग्रेट कर लो उस इंटरवल पे, तो ऐसे आ जाएगा। हाँ तो ये ध्यान रखना है, डायरेक्टली शिफ्ट करोगे गड़बड़ है क्योंकि x नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट है 17, ये कौन सा था 17 था, नेक्स्ट है 18। तो 18 ये क्वेश्चन है, 18 कह रहा है कंसीडर द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एन रैंडम वेरिएबल x। तो ये CDF दे रखा है, मतलब अब आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन 9 गिवन x मोर देन 5, तो x लेस देन 9 गिवन x मोर देन 5, तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 9 इंटरसेक्शन x मोर देन 5 अपॉन प्रोबेबिलिटी x मोर देन 5, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा x 5 ज़्यादा 9 से कम, तो x मोर देन 5 लेस देन 9, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस CDF एट 5, तो ये हो गया CDF एट 9 माइनस CDF एट 5 अपॉन 1 माइनस CDF एट 5, ठीक है। अब देख लो CDF से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी, तो पुट करो ये ना, हाँ आ जाएगा। क्या करो ऐसा ही बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या दिक्कत है, वैल्यू पुट कर लेंगे। देखो तो 9 रखो, इसमें जहां जहां x है वहां 9 रखो, 9 माइनस है ध्यान रखना, तो 9 की लेफ्ट हैंड लिमिट है तो वो यूज होगी वहां पे, 9 की लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 9/3 तो 9/3 मतलब 3 से थोड़ी कम होगी ना। देखो पुट करो, तो यहाँ पे जहां जहां x दिख रहा है उसको रखो 9 माइनस, मतलब 9 की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आ जाएगा 1 माइनस 1/2 e की पावर माइनस 9/3, तो 9/3 जस्ट 3 हो जाएगी, माइनस 1, अब पता नहीं है 1/1 लिखने का क्या मतलब है, तो है ना। ये CDF है, जीरो रखने पे क्या आता है, CDF होना चाहिए राइट कॉन्टिन्यूअस नॉन डिक्रीजिंग, है ना। चलो मान लो करेक्ट है वो, तो अभी उसके लिए क्या करेंगे, अभी करेक्ट मान के तुम सॉल्व कर लो। तो 9 माइनस का मतलब है कि 9 माइनस तो बाहर है और e की पावर माइनस बाहर है, बॉक्स में है 9/3, तो 9/3 मतलब 3 का माइनस, तो 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 2.99, तो 2.99 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आएगी 2, ठीक है, ये हो गया। अब माइनस CDF एट 5, तो एग्जैक्टली 5 रख दो, तो आ जाएगी 1 माइनस 1/2 e की पावर माइनस 5/3 और माइनस e की पावर, अब माइनस बाहर है 5/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, तो ये e की पावर -1 आ जाएगा आपका, है ना। तो इस तरह से, और अपॉन 1 माइनस CDF एट 5, तो CDF एट 5 वैसे यही वाला जो आएगा कि 1 माइनस हाफ e की पावर -5/3 माइनस e की पावर -1। देखो सिंप्लीफाई करके, तो 1 1 यहाँ भी कट गया, 1 1 यहाँ भी कट गया। अब यहाँ 5/3 है और 3 है, वहाँ देखो वहाँ तो अलग है कुछ। अच्छा तो सिंप्लीफाई करके देखो क्या आ रहा है, तो 1 1 खत्म, तो हाफ हाफ आएगा, तो यहाँ ठीक है ना, ये -1 खत्म, ये प्लस हो जाएगा हाफ, तो हाफ अगर तुम कॉमन ले लो रहे तो हाफ e की पावर -5/3 ये प्लस में रहेगा, माइनस हाफ e की पावर -3,
यहाँ प्लस में आएगा e की पावर -1 और माइनस में e की पावर -2 अपॉन यहाँ 1 खत्म, तो हाफ e की पावर -5/3 प्लस e की पावर -1 ऐसा कुछ बन रहा है ये तो डिनोमिनेटर तो ठीक है, इसका न्यूमरेटर का दिक्कत है। e की पावर अच्छा ये कैंसिल हो जाए, ठीक है ना, ये और ये मिलके क्या करेगा, कैंसिल कर दे। हाँ ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन देखना पड़ेगा आगे भी, ये 2 का घपला किया है शायद, तो ये मिलके ये पूरा और ये दोनों मिलके 1 कर देगा, ठीक है। अब जो बचा है माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों माइनस है ना, ये दोनों मिल दिस अपॉन दिस 1 हो गया, दिस अपॉन बचा हुआ है तो माइनस कॉमन ले लिया, तो बचा हाफ e की पावर -3 प्लस e की पावर -2 हाफ e की पावर -5/3 प्लस e की पावर -1। तो यहाँ घपला थोड़ा ये है कि यहाँ जो ये 1/1 आपको दिख रहा है ना, एक्चुअली 1/2 है जो उसने 1/1 लिखा है। तो यहाँ पे होगा क्या, जब आप सॉल्व कर रहे थे यहाँ 1/2 हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, तो ये 2 कट के वही बनेगा जो ऑप्शन है, ठीक है ना। तो सब में 1/2 अपॉन में रहेगा, कहने का मतलब ये है, तो सब में 1/2 रहेगा तो 1/2 कट जाएगा, यहाँ भी 1/2 रहेगा, 1/2 रहेगा, तो 1/2 सब में कट जाएगा, तो एट द एंड आंसर ये आ जाएगा। तो ये 1/1 का मतलब एक्चुअली वही बोल रहा था, 1/1 लिखने का क्या मतलब है, इसका मतलब यहाँ 1/2 है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया प्रोफिटिंग वालों ने, तो यहाँ से आ जाएगा 1, ये 1/2 कॉमन लेके काट दो, तो 1 माइनस e की पावर -3 e की पावर -2 e की पावर -5/2 e की पावर -1, तो ये आंसर है, डी ऑप्शन यही है, ठीक है। तो यहाँ बस आप 1/2 करो, बस यहाँ प्रॉब्लम था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, जब आप ब्रेक करते हैं प्रोबेबिलिटी टू CDF, तो उसमें है ना लेफ्ट हैंड लिमिट का ध्यान रखना पड़ता है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रोल वहीं पे है। 9/3 ऐसे करेंगे तो 3 आ जाता, लेकिन वो 9 माइनस था, मतलब 9 की लेफ्ट हैंड लिमिट थी, तो x/3 एक्चुअली 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, तो उसमें वैल्यू 2 आ जाएगी, e की पावर -2 आ जाएगी, अदरवाइज ये फिर e की पावर दोनों 3 हो जाता -3 में। तो ये अप्रोच है इसका, ठीक है। कौन सा रह गया, 16, 17, 18, ये 18 था ना, तो 18 के बाद है 21, 21, 23, 24, सो 21, ठीक है ना। आप लोग अच्छा कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस में ही गलतियां हैं, तो वो भी इंप्रूव होगा। सो एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल हैविंग PDF, ये क्या कर रखा है ये कि fx दे रखा है अल्फा x की पावर अल्फा xm, लिखने का क्या मतलब है ये, और x की पावर अल्फा +1, अल्फा 0 से 2 है, और x अच्छा xm यहाँ पे मतलब कोई फिक्स नंबर है, जैसे x0 बोल देता हूँ मैं, xm की जगह मान लो x0 है, तो वो कोई फिक्स नंबर है इसलिए ऐसा लिख रहा है, और x की वैल्यू x0 से ज्यादा है, मतलब xm जो वहां पे मैं x0 लिख रहा हूँ जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब xm सफिक्स में m लिखने का मतलब ये है कि वो कोई फिक्स नंबर है, जैसे x0 होता है, x अल्फा होता है, तो xm कोई फिक्स नंबर है। ये PDF है आपका, अल्फा x0 की पावर अल्फा, x की पावर अल्फा -1, x मोर देन x0, और अल्फा बोल रहा है 0 से 2 में रहेगा। तो पूछ रहा है वेरिएंस x क्या आएगा, तो पहले तो आप इसको PDF बना लो, तो वेरिएंस निकालने में क्या दिक्कत है यहाँ पे, कोई डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट बैठेगा ये, कांस्टेंट कंसीडर करना है किसको, x0, x0 को, हाँ x0 कोई नंबर है, x0 इज अ फिक्स नंबर, जैसे रहता है ना कहीं पे c की जगह x0 है ना, तो x0 इज अ फिक्स नंबर। ये जैसे आप देखते हैं ना एक्सपोनेंशियल में रहता है x मोर देन थीटा, तो वैसे ही थीटा जैसे x0 है, या x मोर देन 1, तो 1 लिखने के बजाय x0 लिखा, तो x0 इज अ फिक्स नंबर। हाँ x0 जो या xm वहां जो लिखा है वो एक कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, xm या x0 इज अ फिक्स नंबर, कांस्टेंट है वो। तो अब करके देखिए, है ना, इस तरह से है, या इसको और दिक्कत है तो वहां लिख सकते हैं ना, अल्फा मान लो k की पावर अल्फा, ऐसा समझ लो x की पावर अल्फा +1, x मोर देन इक्वल टू k, ये PDF है, समझ लो आप, ऐसा है। तो सपोर्ट k से स्टार्ट हो रहा है, तो अब k से इंफिनिटी में इंटीग्रेट करके भी देख सकते हैं,
अगर के वैसा आता है, लेकिन ठीक है ये वैसे हो जाएगा। पर चेक कर लो पीडीएफ होना चाहिए, तो के से इन्फिनिटी में आंसर 1 देना चाहिए, और है ना एक्सएम की जगह के रख दिया। अब बाकी वेरिएंस निकालो, इसका क्या आएगा। एक्चुअली क्या है ना, अल्फा अगर 2 होता तो ये कहीं ना कहीं 2 होता ना अल्फा, हाँ, तो ये कहीं ना कहीं उस तरह का बन सकता था कॉची वाला, लेकिन कॉची में भी नहीं, ये ट्रंकेटेड टाइप का है, हाँ उस तरह से। ठीक है, पहले इसको इंटीग्रेट कर लो के से इन्फिनिटी में, देखो क्या आता है, और उससे के अगर आता है ठीक है, और उसके बाद देन यू फाइंड द वेरिएंस। ट्राई करके देखो, मतलब पीडीएफ है आपके पास, वेरिएंस निकालो। ओके सर। 21, 23, 24, तो ये 21 था, 23 UN with the probability that the number of successes in a sequence of n fair Bernoulli trial is divisible by 2। अच्छा, UN कह रहा है कि नंबर ऑफ सक्सेस, ये प्रोबेबिलिटी है, अच्छा प्रोबेबिलिटी है कि नंबर ऑफ सक्सेस जो होगा n ट्रायल में डिविजिबल बाई 2 होगा। नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल इज डिविजिबल बाई 2, मतलब इवन नंबर है ना, नंबर ऑफ सक्सेस इज इवन। UN का मतलब है कि नंबर ऑफ सक्सेस इन n बर्नौली ट्रायल इज इवन। अब UN-1 का मतलब वही होगा, तो UN-1 का मतलब होगा कि नंबर ऑफ सक्सेस इन n-1 ट्रायल, बर्नौली ट्रायल इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है ना, कोई चेंज नहीं आएगा, जस्ट n की जगह n-1 आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है बताओ इन दोनों का सम क्या होगा प्रोबेबिलिटी, तो UN निकाला जा सकता है ना, तो नंबर ऑफ ट्रायल n है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n, p हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, सक्सेस फेलियर की बात तो किया ही नहीं है ना, तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है UN में अगर लिखूं ऐसा मैं, तो UN में ये है कि मान लो x का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल NP, तो UN आपसे पूछ रहा है कि x बराबर जो होगा 2 से डिविजिबल है, 0 1 2, अब जो भी है इवन पता नहीं क्या है ना, इस तरह से, मतलब 0 2 4, सॉरी इवन ना, 0 2 4 ऐसे ही। अब डिपेंड करता है n क्या है, तो फिर से वही लॉजिक, n कोई फिक्स कर दो अपनी मर्जी से तत्काल, और उसमें देखो क्या आता है। तो अगर मैं n फिक्स कर, हाँ 2n लेंगे सर, किसको 2n लेंगे, सर क्योंकि वो तो डिविजिबल बाय 2 बोल रहा है, तो इससे हम 2n ही लेंगे। 2k मतलब 2n नहीं, मतलब 2 टाइम्स समथिंग ना, तो मतलब डिविजिबल बाय 2 का मतलब क्या, जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 के मल्टीपल पे निकालनी है, तो वो 0 2 4 6 एंड सो ऑन। तो इवेंट्स, हाँ इवेंट्स मतलब हो गया इवन नंबर्स पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, ये चीज है। सो निकालो ना, n को तुम फिक्स कर लो ना कुछ, मान लो n अभी समझना है, n में कुछ ले लेता हूँ, अब इन्होंने p भी दिया नहीं, कि क्या अज्यूम करना है, हाफ हाफ, प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ सक्सेस इन सीक्वेंस ऑफ n, अच्छा फेयर बर्नौली ट्रायल, फेयर बर्नौली ट्रायल लिख दिया, फेयर लिख दिया ना, तो बर्नौली ट्रायल में तो वही ऑप्शन है सक्सेस या फेलियर, तो फेयर कह दिया तो हाफ हाफ हो गया मतलब। तो मान लो n अभी समझने के लिए, मान लो n को मैं 4 दे देता हूँ, इससे भी आसान होना है, n को 3 ले लेता हूँ, ठीक, p मुझे हाफ क्वेश्चन दे रखा है, तो UN का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी x बराबर 0, अगर n को 3 लिया है मैंने, तो यहां से x का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल NP, और UN-1 में डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल n-1p, ये है, और UN में है बाइनोमियल NP। तो हमें चाहिए x 0 2, तो यहाँ 0 से 3 तक ही हो सकता है, तो 0 2 हो गया, और UN-1 का मतलब होगा कि n-1, तो n-1 उस केस में 2 हो जाएगा, तो ठीक है ना, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 1 2 ही होगी, तब भी 0 2 हो जाएगी। तो चेक कर लो 0 2 पे क्या प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल n कॉमा, डायरेक्टली भी कर सकते हो जैसे समझ आ रहा है आपको, तो n मैंने 3 ले रखा है,
सो 3c 0। समझ रहे हो ना डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे? यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन un में है n कॉमा हाफ और यहाँ पे n माइनस 1 कॉमा हाफ ये है। तो बाइनोमियल 3 कॉमा 1/2 में निकालो प्रोबेबिलिटी 0 और 2 पे। तो 0 पे क्या आ जाएगा? 3c 0 खत्म, हाफ की पावर 3, हाँ, और 3c2 मतलब 3 हाफ रेज़ टू पावर 3, तो ये हो गया 4/8, ये तो 1/2 ही आ गया। तो इधर से निकालोगे 0 2, अब तुम्हारा n 2 है तो बाइनोमियल 2 1/2 है तो उसमें निकालो 0 पे, तो 1/2 का स्क्वायर और ये भी 1/2 स्क्वायर। अच्छा, तो कोइंसिडेंटली ये तो 1/2 दोनों का सम कितना आ गया 1। तो देखो हमने एक एग्जांपल लिया, सम 1 आ गया तो बाकी तो आउट हो जाएगा। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि क्या लेस देन 1 हो गया, यहाँ तो 1 आ गया ना, चेक करो। सो अच्छा un जो है मोर देन un माइनस 1, इसका क्या मतलब है? ओह 1 मिनट, तो हमारा एग्जांपल ना अजम्पशन के हिसाब से गलत आ गया। इसने कहा वैसे केसेस जहां पे un ज्यादा है un माइनस 1 से, लेकिन हमारा जो केस में क्या आ गया, un और un माइनस 1 क्या हो गया? इक्वल ही आ गया। इसने कहा था तो वैसे केसेस कंसीडर करो जहां un ज्यादा हो un माइनस 1 से। तो हमने जो एग्जांपल लिए वहां पे इस अजम्पशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम एक ऑप्शन पे नहीं जा सकते। हम जो एग्जांपल बनाते हैं कभी भी तो वो क्वेश्चन के अजम्पशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो हमने जो एग्जांपल अभी लिया है उसमें un और un माइनस 1 इक्वल ही आ गया। तो जब इक्वल आ गया तो ये वैलिड एग्जांपल ही नहीं है, क्योंकि हमें उसने बोला है कि un ज्यादा होना चाहिए un माइनस 1 से। तो मेरा un हाफ आया, un माइनस 1 भी हाफ आ गया, तो मैं दूसरा एग्जांपल लूंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ 4 दे देते हैं, यस, जैसे n को हम 4 रख लेते हैं तो ये हमारा हाफ हो गया, फिर n माइनस 1 हमारा 3 हो जाएगा और p हाफ हो गया, है ना। तो यहाँ से जब un निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी x बराबर फिर से तो n, मैंने भी वही मिस्टेक किया। हाँ तो वो देखना है ना, क्योंकि अजम्पशन सेटिस्फाई होने चाहिए। तो अब आपको आ जाएगा ऐसे 0 है ना 2 4 ये निकाल लो और un माइनस 1 फिर 0 2 तक जाएगी, ये है, क्योंकि यहाँ हो जाएगा। तो निकाल लो फिर, आई थिंक मे भी हो सकता है ना लेस देन 1 ही आए, चेक कर लेना क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट जो है तो ये हो गया 24 कह रहा है कि इंजीनियर समटाइम वर्क विथ एन एरर फंक्शन। एक्चुअली ये एरर फंक्शन ना आगे काम आता है, ये कहीं ना कहीं CDF से रिलेटेड है, नॉर्मल 0 1 के। तो एक तो ना लिखने में ये लोग कितना गलती करते हैं। ERF Z जो है ना ये लिखा हुआ है 2/√π 0 to z e की पावर माइनस t स्क्वायर dt। तो 0 से 2 से देखा 0 to z होगा पहली बात। एंड सो इन नीड ऑफ curving the standard normal CDF which of the following is true। तो पुट करके देख लो, इजीली आ जाएगा, ठीक है ना। बस यहाँ करेक्शन है 0 to z होगा और जब बस RHS में पुट करो तो क्या हो जाएगा, तो ये एक फंक्शन है आपके पास। अब जैसे आपसे पूछे यहाँ पे, जैसे मान लो करेक्ट ऑप्शन अगर चेक कर ERF ऑड फंक्शन कह रहा है तो मैं ERF ऑफ माइनस z निकाल दूंगा। तो 2 to √π 0 to माइनस z e की पावर माइनस t स्क्वायर dt। अब तुम क्या करो, सब्स्टिट्यूशन करो, t की जगह माइनस t रखो तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ERF आ जाएगा। चेक करो सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट करो वेरिएबल को, तो t की जगह माइनस t रख दो तो ये क्या हो जाएगा, एक मिनट आएगा, चेक कर लो एक बार, मैं तो तुक्का लगा रहा हूँ। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ t को माइनस u कर दो, है ना, तो उस केस में क्या बनेगा 2/π, बाद में वेरिएबल चेंज कर देना। तो t स्क्वायर u स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, बस dt में माइनस du हो जाएगा और लिमिट क्या आएगी, हाँ dt माइनस du, और जब ये 0 है तो ये 0 है,
और जब ये z है तो सॉरी माइनस z है तो क्या होगा, t को माइनस z रखो तो u z हो जाएगा, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो सही तो है, तो ये माइनस बाहर आ गया। अब u को हटा के t रख दो, क्या ही फर्क पड़ता है, डेफिनेटली तो है ये। तो कहने का मतलब ये आ गया ERF ऑफ z, ठीक है। तो ERF माइनस z इक्वल है माइनस ऑफ ERF z, मतलब ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। बाकी भी चेक कर सकते हो, ट्रू नहीं आएगा, बट यहाँ पे जो है ना ये लिमिट 0 से z है, ये करेक्ट करना। ओके सर। हो गया? और कोई डाउट है किसी का? ठीक है, तो ये हाँ कौन सा लास्ट? सर इसमें एक्सपोनेंशियल माइनस टी स्क्वायर है, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकते इवन फंक्शन हो टी में एक। ये इवन फंक्शन है, लेकिन आपसे इसके बारे में पूछ रहा है। इवन तो वो है ना e की पावर माइनस टी स्क्वायर है, लेकिन पूछ तो आपसे इसके बारे में रहा है, ERF ऑफ z के बारे में। तो उसका इंटीग्रल 0 से z में हो रहा है, तब जाके ये है। तो e की पावर माइनस टी स्क्वायर इवन फंक्शन है, लेकिन ERF z जो है ऑड फंक्शन है। तो कैसे मैंने प्रूफ किया है देखिए अब ध्यान से, है ना। मैंने z को माइनस z रखा पहले, फिर वहां पे t को माइनस u रखा, फिर ये ऐसा आ गया u में, है ना। अब ये माइनस बाहर आया तो ये ERF माइनस z आ गया, माइनस ऑफ ERF z आ गया, तो ऑड है। लास्ट वाला क्या कर रहा है, x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है जिसका डेंसिटी इस तरह से है कि थीटा x प्लस 1/2, और इंडिकेटर फंक्शन इसलिए लिखा होता है कि मतलब जब x की वैल्यू -1 से 1 में है तो ये है 0 अदरवाइज। इंडिकेटर फंक्शन के पास दो वैल्यू है, 0 या 1, तो 1 कब, जब x इस इंटरवल में है, 0 अदरवाइज। तो ये पीडीएफ है आपके पास, थीटा x प्लस हाफ जब x -1 से 1 में है। तो बोल रहा है कि this with the continuous find the value of q so that the variance of x is maximized। तो q तो है नहीं, मुझे लग रहा थीटा पूछ रहा होगा। find the value of theta such that variance is maximized। तो निकालो इसका वेरिएंस और मैक्सिमाइज करो आप। तो आप थीटा निकालो, क्या आएगा, ये थीटा यहाँ, या तो यहाँ q कर दो तो हो जाएगा, नहीं तो थीटा है, थीटा कर दो। तो इस थीटा निकालो ना, q करना है, q कर दो, मर्जी है, ये मिस्टेक है, ठीक है ना। इसको करके देखो क्या आता है। ओके सर, हो जाएगा। ये पीडीएफ है, पहले वेरिएंस निकाल लेना है मुझे, मीन वेरिएंस, और वेरिएंस निकाल के एज अ फंक्शन ऑफ थीटा कंसीडर करना है, जैसे लाइक लोड में करते हैं, फिर उसको मैक्सिमाइज करना है थीटा के लिए। थीटा जो आएगा वो आंसर है ये। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 27 सो इंटीग्रेशन और इसका सर ये जो वेरिएंस है ना, इसका डेरिवेटिव करने से ये उसका थीटा का थीटा नहीं आ रहा, डायरेक्ट 0 आ रहा है। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो आप? तो इसको वेरिएंस और x को थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, हाँ, फिर उससे मतलब डायरेक्ट 0 आ रहा है, मतलब तो इसका मतलब क्या है, वो थीटा से फ्री है, हाँ वही कुछ है। वेरिएंस में थीटा आता ही नहीं है, थीटा ही नहीं आ रहा सर, मतलब वेरिएंस में थीटा आया ही नहीं, ऐसा कैसे होगा? हाँ वेरिएंस में थीटा है, लेकिन डेरिवेटिव करने के बाद फिर कोई थीटा नहीं आ रहा। अरे डायरेक्ट 0। पहली बात ये पीडीएफ है, जरा देखो पीडीएफ होने के लिए क्या चाहिए। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे x क्या है, अच्छा ये क्वेश्चन क्या था, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 तो होगी। ये तो ऐसे ही दिख रहा है, ये पीडीएफ कब होगा, ये पीडीएफ कब बनेगा, ये -1 से 1 में सपोर्ट है इसका, तुम इसको इंटीग्रेट करो। फंक्शन है तो ये तो सर क्या फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करो, -1 से 1 में 1 के इक्वल रखो, क्या आएगा, यहाँ से थीटा बराबर 0 आ जाएगा यहीं से, फिर ये यूनिफॉर्म, फिर उसके बाद ये x बन गया तुम्हारा यूनिफॉर्म -1 1। देखो इसको अगर आप इंटीग्रेट करो 0 से 1 में, -1 से 1 में, और 1 के इक्वल करो, थीटा x प्लस हाफ को इंटीग्रेट करो -1 से 1 में, और पुट इट इक्वल टू 1। अच्छा ये तो ऐसे ही 0, एक मिनट, थीटा 0 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, नहीं ये तो ऑड फंक्शन है इसलिए 0 आ जाएगा। नहीं थीटा 0 नहीं आएगा, मैं तो गेस कर रहा हूँ, क्या आएगा, यहाँ से तो ये ऑड फंक्शन ऐसे ही 0 हो गया है, तो 1 बराबर 1 आ जाएगा, ऐसा आ रहा होगा आपका। तो
ओके है, ये कोई दिक्कत नहीं है। फिर यस सर, वेरिएंस मैक्सिमाइज करने पर की की वैल्यू 0 है। आ रही है ना? हाँ ठीक है। लेकिन मतलब 0 आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट 0 मतलब हाँ जैसे जैसे, 0 ऐसे काट रहा है। अरे जैसे भी आ रहा है वो, हाँ वही फाइंड करो, क्योंकि मुझे दिखता थोड़ी, मतलब करूंगा तो समझ आएगा। ओके 27 में क्या दिक्कत है जी? इंटीग्रेशन में जरूरत है। अच्छा ये पूछ रहा है कि इंटीग्रेट नहीं समझ आ रहा है। ये तो कल भी एक क्वेश्चन था, ये सेम क्वेश्चन कल जो टेस्ट 11th का आई थिंक लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन था ये तो, 57 हाँ है ना। तो इसको इंटीग्रेशन में कल भी मैं सोच रहा था कैसे होगा, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर द फॉलोइंग पीरियड। हाँ यही क्वेश्चन था वहां भी, तो ये x की पावर 4 वहां भी इंटीग्रेट ही करना था, तो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि ये सोचना पड़ेगा इंटीग्रेट होगा कैसे। दिस a टाइम है ना, ये इंटीग्रेशन है 0 से 1 एंड ये पीडीएफ 1 के इक्वल हो गया। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर नहीं होता तो इजीली हमारा न्यूमरेटर तो बीटा 5 टाइप का बन जाता। अच्छा नहीं, ये ब्रैकेट में है ना, ओके ठीक है। देखो तो इसको एक काम करते हैं, हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। अच्छा यहाँ मैंने गलत लिखा है, पावर 4 है ना, तो ध्यान से देखना, ये है x की पावर 4 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन a टाइम 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 से 1, ये 1 हो जाएगा तो a क्या आएगा, तो मैं ना इंटीग्रेट करना, वही कह रहा हूँ अगर डिनोमिनेटर नहीं होता तो बीटा 5 बनता, बट अच्छा कितना टाइम हो गया, तो यहाँ से क्या होगा, हाउ 1 माइनस x होल टू द पावर 4 है ना, हाँ इसको ओपन कर दीजिए और सेपरेटली बीटा लगा दीजिए। अच्छा ओके, तो मतलब ये है कि इसको 1 माइनस एक्स की पावर 4 को ओपन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से, है ना, तो या कैसे भी जैसे भी आप लोगों को आता है ना, तो पहले 1 माइनस एक्स की पावर 4 को बाइनोमियल से ओपन कर लो, तो 5 टर्म आ जाएगा और अपॉन में a 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा लेकिन इसका क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का लग जाएगा तब भी, तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन लेने से सर हो जाएगा। क्या ट्रांसफॉर्मेशन लोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू z ऐसा करके नहीं नहीं तुम उसको तो ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ओपन करके फिर आ जाएगा। हाँ होता क्या है, अगर इस फॉर्म में है, जैसे इस तरह का इंटीग्रेशन कैसे होता है कि मान लो यहाँ कहीं ना कहीं 1 बाई ऐसा बन गया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पे ऐसे ही बनेगा ना, ये नहीं एक्स स्क्वायर नहीं तो एक्स से डिवाइड करने पे ये बनेगा, तो इसका टी ले लो, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो उस तरह से न्यूमरेटर में ढूंढना पड़ेगा। होते तो है इंटीग्रेशन इस तरह के क्वेश्चंस के, है ना। जैसे मान लो न्यूमरेटर ओपन कर दिया, ठीक है, अब उसमें टर्म्स आ जाएंगे दिस अपॉन 1 प्लस एक्स की स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी ले लेना, पहले इसको ओपन कर लो पूरा, ये पॉलिनोमियल बन गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी ले लो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस टी आ जाएगी, फिर वो कुछ बन जाएगा, है ना, लेकिन वहां भी कॉम्प्लिकेट होगा, चेक करो। तो पहले इसको खोलो क्या आता है, और इसमें फिर ये सारे टर्म ओपन कर लो, पावर 4 5 6 7 8 ऐसे बनेगा, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तुम ऐसा टी ले लो चाहो तो, फिर उससे ब्रेक करके देखो, फिर सेपरेट करके देखो तो कुछ इंटीग्रेट हो जाएगा। ये टेस्ट 11 में भी था ये क्वेश्चन, टेस्ट 12 में भी है, तो वहां पे चूंकि इंटीग्रल टेस्ट 11 जो था वो इंटीग्रल कैलकुलस का था, तो वहां इंटीग्रल कैलकुलस में इसको फ्रेम किया गया था, यहाँ पीडीएफ में फ्रेम किया गया है इस तरह से। ट्राई करके देखना, ये 22/7 में स्पाई कैसे आ रहा है पता नहीं, देखता हूँ मैं भी, है ना, अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, अभी टाइम भी काफी निकल गया है, तो गेट का बैच है, इसको ट्राई करो, जो जो क्वेश्चन रह गए हैं आप फिर से डाउट क्लास में पूछना, तो कल डाउट क्लास होगी 6 to 7, तो ठीक है ना, तो बाकी देखते हैं इसको ट्राई करके, बाकी अभी यही स्टॉप करता हूँ मैं, ठीक है, अभी 9 to 11 गेट की क्लास होगी। चलो थैंक यू, गुड नाइट।